हेलो बच्चों, उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स के लिए ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। आपके भविष्य का जो सवाल है आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए ये सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की। वन शॉट की भी सीरीज बना रहा हूं जो चल रही है साथ में ये पीवाईक्यूज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पे पहुंच गए हैं जो कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। इसका डिस्कशन करेंगे। मैं यहां पर केवल आपको सवाल नहीं करवाऊंगा, सवाल को इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि कॉन्सेप्ट आपके बन जाएं और जो बच्चा रिवाइज कर रहा है उसका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, पढ़ के सवाल लगाने की कोशिश कर रहा है, उसको ये सारी बातें समझ में आ जाएं आसानी से। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। ये पीवाईक्यूज वीडियो आप पूरा देखिएगा। पूरा देखने पर आपको सभी वैरायटी के मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं हर तरह के क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। काफी ध्यान देके तो आपको ट्रेमेंडस फायदा होगा। कोई भी एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है पूरे वीडियो में, जिससे आपको एक अच्छी नॉलेज बिल्डअप हो सके और अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में आसान भाषा में फिजिक्स आप सीखें, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को शुरू कर लेते हैं। ये है देखिए आपका डुअल नेचर चैप्टर और हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं, अरविंद सर पीवाईक्यूज, क्योंकि इसमें मेरा जबरदस्त एक्सप्लेनेशन का तड़का लगने वाला है। तो आगे चलते हैं। और ये रहा आपका प्योर गोल्ड, मतलब ये है एक ऑल वीडियो लाइब्रेरी बेटा। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि जो भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं सबका टाइटल हेडिंग डालकर उनके लिंक लगा दिए हैं, जिससे आपको भटकना ना पड़े कि भाई सर का ये वीडियो देखना कैसे ढूंढें। बहुत आराम से आप ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग भी डाल दी। ये वन शॉट अगर आप देखना चाहते हैं जिस भी चैप्टर का, प्ले पर क्लिक करेंगे खुल जाएगा। पीवाईक्यूज देखना चाहते हैं जिस भी चैप्टर का, प्ले करेंगे खुल जाएगा। ये डेरिवेशन की सीरीज है, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज है बेटा। ये प्योर गोल्ड की सीरीज है, चैप्टर वाइज सारे टॉपिक वाइज। एमसीक्यू की आएगी तो एमसीक्यू लग जाएगा वगैरह वगैरह। तो आपको एक ही जगह सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्लिक करके देख सकते हैं। एक ट्रेमेंडस फायदा और होता है कि कई बार बच्चे वन शॉट देख रहे होते हैं, उनको लगता है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करा देते तो बड़ी आसानी रहती। अब उनको ये मालूम ही नहीं कि सर ने ऑलरेडी पीवाईक्यूज कराए हुए हैं। इस शीट में, इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी में ये हेडिंग दिख जाएगी तो समझ जाएगा बच्चा कि हाँ भाई ये अवेलेबल है, मुझे अगर देखने की रिक्वायरमेंट है तो क्लिक करके देख लो। तो जो भी मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, सब के बारे में जानकारी हमेशा अपडेटेड और लेटेस्ट मिलेगी आपको इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी से। अब इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे जाना कैसे है? दो तरीके हैं। एक तो है आप अरविंद एकेडमी के होम पेज पे आ जाएं, ये आपको लिंक दिख रहा है, इसको क्लिक करें और ऐसे खुलेगा। ऑल वीडियो लेक्चर्स को क्लिक करके आप जा सकते हैं वीडियो लाइब्रेरी में। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई और वीडियो देखना चाहें तो वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो होम पेज और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक, इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक लगा दूंगा। फायदा क्या है इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी का? कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है आपकी, इजी एक्सेस है, हमेशा अपडेटेड रहेगा और आपको यह भी मालूम रहेगा कि अरविंद सर आपके लिए कौन कौन से वीडियो बना रहे हैं जिसकी मदद आपको मिल सकती है। अब आगे कुछ बच्चों को रहता है कि सर मुझे जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बहुत आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हेल्प करने के लिए हम लोगों ने दो सुपर स्ट्रॉन्ग कोर्सेज निकाले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। एक है देखिए पीवाईक्यूज। आपको मालूम ही है कि आप बोर्ड की तैयारी करने जाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना लगाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपकी तैयारी ही नहीं हो पाएगी, लगाना तो पड़ेगा ही आपको। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 10 साल के लगाने की इच्छा रखते हैं तो कोई भी एक किताब लेने जाएंगे अगर मार्केट में किसी पब्लिशर की, तो आपको एक फिजिक्स की किताब आपको 300-400 रुपए में पड़ जाती है। यही बात देखते हुए हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपको अच्छा टॉप लेवल कंटेंट रीजनेबली प्राइस में मिल जाए। यानी 12th पीसीएम अगर आप पीवाईक्यूज लेते हैं तो वो आपको 10 इयर्स के हैं, फुली सॉल्व है बेटा। ये जस्ट आपको मिल जाते हैं 299 रुपीज में बेटा। तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ऐसे ही 12th पीसीबी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी 299 है। 10 साल के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज फुली सॉल्व आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज भी है, बहुत शानदार, आप इसको लगाइए। दूसरी एक बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग चीज आपके लिए,
पीसीएमबी ऑल इन वन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ऑल इन वन, यानी सब कुछ एक में। क्वेश्चन बैंक है बेटा, इसमें आपको ऑल टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको लगाने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। भर भर के एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, असर्शन रीजनिंग मिलेगी, केस स्टडी मिलेंगे, सैंपल पेपर्स मिलेंगे जो आप कस के लगा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिस करके फुल में फुल 70 में 70 फिजिक्स की योजना बना सकते हैं। या तो चारों सब्जेक्ट का है, जिस सभी की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं क्वेश्चन बैंक ऑल इन वन या पीवाईक्यूज, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाइए और इन कोर्सेज में एनरोल हो जाइए और पढ़ाई को शानदार तरीके से आगे बढ़ाइए। जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, करते हैं शुरू, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं पीवाईक्यूज डुअल नेचर के तगड़े एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं डुअल नेचर पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन 2023 का है, पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, फोटोन की एनर्जी जिसका वेवलेंथ लैम्डा है कितनी होगी। हम जानते हैं फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो एक रिलेशन और भी तो जानते हो, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर मैं न्यू निकालूं तो C अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है। इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो E इज इक्वल टू H और न्यू की जगह C बाई लैम्डा, यानी एनर्जी क्या आ गई, HC बाई लैम्डा। ये आपका आंसर हो गया। और ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं हट जाता हूं, मैं हमेशा मौका देता हूं कि आप पॉज करके नोट कर लें। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। मेरे ख्याल से आपने मोहब्बत से नोट कर लिया होगा, प्यार से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस if the stopping potential for the emitted electron is 1.5 volt, the work function for the surface is, work function निकालना है हमको। हमें ये मालूम है जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था उससे ये मालूम है कि के मैक्स या पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है। अगर मैं वर्क फंक्शन निकालने जाऊं तो आप क्या लिखेंगे, एच न्यू माइनस ई वी नॉट। अब यहां पर वैल्यू को पुट कर देना ठीक रहेगा। ये जो रहता है एच न्यू, ये तो कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, वो है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए 3.2, ये एच न्यू की वैल्यू आ गई। ई वी नॉट की बात करें तो 1.5 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वोल्ट में था, एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिए। ये ईवी आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें 3.2 में 1.2 घटाइए तो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर है। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये इक्वेशन तो आपको पता ही होगी, चैप्टर आपने पढ़ा है। तो मैं हटता हूं और आप इसको प्यार से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। मेरे ख्याल से आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंज। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। हम रिलेशन जानते हैं, जो एनर्जी फॉल करती है किसी मेटल सरफेस पर वो एक होती है एच न्यू नॉट। ये है आपका क्या, स्टॉपिंग, ये जो वर्क फंक्शन है, और प्लस बाकी बची हुई एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, उसको ईवी नॉट लिखते हैं। ये देखिए एक और इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे आप कंफ्यूज ना करें, ये वर्क फंक्शन प्लस ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाली, इसी की जगह हम लोगों ने ये लिख दिया, ये वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे आप समझ पाए आसानी से इसलिए लिख दिया है। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वर इंक्रीज्ड, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से देखें पहले वाले पार्ट को, अगर आप न्यू की वैल्यू, ये जो फॉल कर रहा है, इफ योर न्यू इज इंक्रीजिंग, न्यू को आप बढ़ा रहे हैं, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन, जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो ये तो फिक्स रहता है वर्क फंक्शन। अगर आप ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इस वैल्यू को बढ़ना होगा, तभी तो इक्वल होगा।
बात समझ में आ रही है ना कि भाई एच न्यू नॉट जो कि वर्क फंक्शन है, ये तो किसी मैटर के लिए फिक्स क्वांटिटी है ना, ये बढ़ती घटती थोड़ी है। तो ये बात तो हो गई फिक्स। अब ये फिक्स होने के बाद इसको बढ़ाओगे तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप न्यू बढ़ाते हो तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट बढ़ जाता है। तो आप लिख सकते हो वी नॉट विल इंक्रीज। समझ में आई होगी बात, या लैंग्वेज में कहो लिख दें एज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इंक्रीजेस the stopping potential also increases। बस बाकी तो मुझे ये लैंग्वेज की जरा ये लिखना पसंद है, लेकिन एग्जामिनेशन में तो भाई लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, सिंबॉलिक ही लिख देंगे और एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिए बस। वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, एग्जामिनर समझते हैं बातें। तो अगली बात करते हैं। अच्छा, क्या पूछा है सेकंड वाले में? द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वर डिक्रीज। इंटेंसिटी को हम घटा रहे हैं। तो आप जानते हैं ना, इंटेंसिटी का एनर्जी से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब इंटेंसिटी बढ़ाओ या घटाओ तो इसमें भाई साहब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन में कहीं इंटेंसिटी नहीं आती। तो आप जैसा समझ रहे हैं, नंबर 2, energy of photon is independent of intensity of light, intensity of radiation। Therefore no, as intensity decreased, no effect, और लिख सकते हैं या डिक्रीज, एज इंटेंसिटी डिक्रीज देयर इज नो effect on stopping potential। आप समझ पाए होंगे, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी बदलने पर कुछ असर नहीं खाएगा। यही पूछा है मेरे ख्याल से, एक बार और पढ़ लेता हूं। द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विल डिक्रीज, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, इंटेंसिटी बदलने से क्या होता था? अगर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे आप, तो आपको याद होगा जैसे ही आप फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, उससे फोटो करंट बढ़ती है। फोटो करंट बढ़ती है, एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती, के मैक्स नहीं बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं है, हाँ फोटो करंट बढ़ जाती है। खैर, ये आप बात यहां पर समझ पाए होंगे पूरी। मैं हटता हूं, नोट करिए। अगले सवाल को मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, जो काफी अच्छा हो सकता है। कुछ बच्चे गलती भी कर देते हैं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखेंगे आप, बहुत ही ध्यान से। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, जिसने नहीं लगाया है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है इस क्वेश्चन में, या गलती हो सकती है। तो इसको देख लेते हैं। लिखा है, ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज W0। The kinetic energy of the emitted electron is K. If the frequency of the incident light is doubled, then the kinetic energy of the emitted electron will be। तो पहले क्या कह रहे हैं ये? पहले कह रहे हैं भैया न्यू की अगर आप एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो तो उसका वर्क फंक्शन W0 है और काइनेटिक एनर्जी K है, मैक्सिमम वाली। तो ये रिलेशन आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होती है उससे लिख लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू माइनस W0 एज पर क्वेश्चन गिवन लिख देते हैं। यही इधर लिख देता हूं, ये गिवन है हमको। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है। अभी हम इसमें खैर एच न्यू निकाल देते हैं। एच न्यू की वैल्यू हो गई K प्लस W0। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। एच न्यू निकाल ली, इसको इधर जोड़ दिया। सेकंड केस में क्या किया है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। ये देखिए, अब न्यू की जगह 2 न्यू डाल रहे हैं और कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के हालचाल बताओ। तो देखिए, अब सेकंड इक्वेशन में जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी K डैश
h होगा, इस न्यू की जगह 2 न्यू आ गया है। वर्क फंक्शन तो बदलता नहीं बेटा। ये देखो, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, 2 लिख रहे हैं और ये लिखा h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, 2 रखा। h न्यू की जगह हमने वैल्यू रखी k प्लस W नॉट माइनस W नॉट। ये वैल्यू हो गई 2k प्लस 2W नॉट माइनस W नॉट। तो ये वैल्यू आ गई 2k प्लस W नॉट। ये क्या है, अब नई वाली काइनेटिक एनर्जी। और साफ तौर पे दिख रहा है यहां से कि जो k डैश है वो आपकी 2k से बड़ी है, क्योंकि भाई W नॉट जुड़ा हुआ है ना इसमें, तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी दुगने से भी ज्यादा हो गई। इस बेसिस पर इसमें देख लीजिए और आपको और हमको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो गया बी वाला सही, मोर देन 2k। तो आंसर इज, ये रहा बेटा बी। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन अगर जैसे आपने नहीं लगाया हुआ तो ये हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाएं या गड़बड़ा दें। इसीलिए मैं हर वैरायटी का सवाल लेके आया हूं, जिससे आप पूरा जब देख लेंगे तो हर वैरायटी के सवाल आपके पास मिलेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। इसको आप नोट करें। अगले सवाल को मैं आपके सामने लेके आता हूं, पॉज करें और नोट कर लें। मेरे ख्याल से पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे लिए क्या है। लिखा है ई सी एंड न्यू रिप्रेजेंट द एनर्जी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन। ठीक है भाई। Which of the following represent its wavelength? ये वैसे ही बहुत ही सरल क्वेश्चन है, फिर भी देखिए यहां पर ये 3 फैक्टर दिए हैं। हम जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, h न्यू, और न्यू को लिख सकते हो c अपॉन लेमडा, भी पीछे भी दिखाया था हमने। तो यहां पर लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, hc अपॉन e। बस यही पिद्दिकड़ी सवाल था, और इसके हिसाब से आप देखें तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही आसान सवाल, इसमें मुझे नहीं लगता कि आप गलती कर सकते हैं। इसको पॉज करें, नोट करें, फिर भी अगर कसम खा रखी है तो गलती कहीं भी हो सकती है। अब अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है ये इंटरेस्टिंग है, और इसमें मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर आप इसको किए नहीं हैं तो 80 से 85% लड़का इसको गलत कर देगा या डिफिकल्ट महसूस करेगा करने में। लेकिन ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो हम लोग इसको करेंगे, और 2023 में ही आया है, बड़े आसानी से करेंगे, समझेंगे भी, जिससे ऐसे सवालों में हमें दुविधा या दिक्कत बिल्कुल ना हो। चलिए साहब समझते हैं। द फिगर शोज vm स्क्वायर, vm को आगे इन्होंने लिखा है मैक्सिमम स्पीड। तो ये vm क्या है, मैक्सिमम स्पीड y एक्सिस पे दिखाई है, वर्सेस 1 अपॉन लेमडा। ये 1 अपॉन लेमडा इधर है, ये आपको दिख रहा होगा, ग्राफ है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from a surface where Vm is the maximum speed of electrons and lambda is the wavelength, अच्छी बात है, of incident radiation. Using this graph and Einstein photoelectric equation, obtain the expression for Planck's constant and work function of the surface. तो हमें 2 चीजें निकालनी हैं, एक तो प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू इस ग्राफ से, और दूसरा हमको निकालना है वर्क फंक्शन। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। बस यहां पर जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो फॉल किया है एनर्जी का फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, बढ़िया है। अब इसी में हम लोग लेमडा के फॉर्म में से लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी h, न्यू को लिख सकते हो c अपॉन लेमडा, और वर्क फंक्शन का मतलब क्या हो गया, hc अपॉन लेमडा नॉट। ये भी h न्यू नॉट होता है ना, तो h न्यू नॉट का मतलब h, और न्यू नॉट की जगह c अपॉन लेमडा नॉट। हाँ, आप ये जानते हो और हम भी जानते हैं कि न्यू की वैल्यू क्या होती है, c अपॉन लेमडा, उसी का इस्तेमाल किया है। और वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, h न्यू नॉट के, तो न्यू नॉट की जगह c अपॉन लेमडा नॉट। ये इक्वेशन हमको मिल गई, क्योंकि देखिए 1 अपॉन लेमडा इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि ये x एक्सिस पे दिया है,
इसलिए लेमडा घुसेड़ना पड़ा, तभी तो ग्राफ को इंटरप्रेट कर पाएंगे। और एक जगह वेलोसिटी हमको चाहिए, वीएम मैक्सिमम स्पीड, तो ये दोनों चीजें इसमें आनी चाहिए, तभी तो हम कुछ इंटरप्रेट कर पाएंगे एच एच क्या है। तो अभी देखिए वीएम नहीं आया है, हम लाने जा रहे हैं, घुसेड़ने जा रहे हैं उसमें, लेकिन हम 1/λ ऑलरेडी घुसेड़ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, जो के होता है, मैं व्हाइट कलर ले लेना चाहूंगा, जो के होता है उसकी जगह आप वैल्यू लिख दीजिए हाफ एम वी एम स्क्वायर। देखिए इंट्रोड्यूस हो गया, और ये वैल्यू क्या रही, एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। बहुत अच्छी सी बात। अब जो वी एम स्क्वायर के साथ में हाफ एम है, उससे सबको डिवाइड कर दीजिए, तो खाली बचेगा अकेला। तो यहां पर हमने हाफ एम से सबको डिवाइड किया, तो हमें मिला वी एम का स्क्वायर, 2 ऊपर चला जाएगा उसके, तो 2hc अपॉन एम लेमडा माइनस 2hc अपॉन एम लेमडा नॉट। ये देखिए ये इक्वेशन हमारे साथ में आई। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, ये मैं व्हाइट कलर पकड़े हूं तो दिखेगा नहीं, ये देखिए कैसा फीचर है स्ट्रेट लाइन का, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, तो हमें स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करके हम इस मामले को सॉल्व करेंगे। अब मैथ्स वाले तो बड़े आराम से जानते हैं, और बायो वाले भी इतना जानना पड़ता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। तो मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो लिख रहा हूं, y = यहां पर स्मॉल m आया है तो मैं कैपिटल M कर दे रहा हूं। ये आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है जहां पर ये जो m होता है ये स्लोप होता है, और c होता है y इंटरसेप्ट। थोड़ी सी जानकारी आपको पता होगी वैसे, इससे कंपेयर कर दो, क्योंकि y की जगह देखो वीएम स्क्वायर है, ये y की जगह बैठे हुए हैं ना, ये y एक्सेस, और यहां पर x की जगह कांस्टेंट टर्म को अलग कर लो पूरा। इस कांस्टेंट को मैं ऐसे लिख लेना चाहता हूं, रुको तरी तो 2hc अपॉन m, और साथ में था 1/λ, ऐसे लिख लो। ये देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है 2hcm, ये सबका सब कांस्टेंट ही तो है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट बदल रहा, ना स्पीड ऑफ लाइट बदल रही, ना आपका मास बदल रहा है जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यहां पर ये पूरी वैल्यू m के बराबर है। तो ऑन कंपेयरिंग आप कैपिटल N जो कि स्लोप है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2hc अपॉन m। मेरे ख्याल से आप एग्री होगे। और स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का मतलब देखिए थीटा अगर है बेटा, तो ये भी थीटा है, कह दिए स्लोप का मतलब है tan थीटा, यहीं से ले लो। तो दिस इज इक्वल टू, मैं ऐसे करता हूं, इस स्लोप को समझते हुए मैं यहां वैल्यू लिख रहा हूं tan थीटा की, क्योंकि थीटा नोन है, दिया है सवाल में ना, तो tan थीटा भी नोन है। अब यहां से h निकल आया, देखो कितने प्यार से। अब इसी इधर लिख लेता हूं, h की वैल्यू कितनी हो गई, m tan थीटा अपॉन 2c, ये देखिए निकाल लिया आप। तो प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि h डेराइव्ड कह लीजिए, पहला पार्ट जो था वो आपका आ चुका है कि प्लैंक्स कांस्टेंट इस ग्राफ से निकालो। तो मैंने आराम से यहां पे सारी वैल्यूज नोन है, मास पता है इलेक्ट्रॉन का, थीटा पता है, c पता है, इससे आप कैलकुलेट कर लोगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट इस ग्राफ की बेसिस पर कितना है। अच्छी बात। अभी एक दूसरी चीज और पूछी है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन के लिए सेकंड पार्ट, नो फॉर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आप जानते ही हैं, वैल्यू होती है फाई नॉट की बात करें तो इसको लिखते हो hc अपॉन लेमडा नॉट, ये वर्क फंक्शन होता है। ये देखिए यहां पर ये जो वैल्यू है ये 1/λ नॉट होगी, और यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट के बराबर। तो ये आपका वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन निकालना है। hc और लेमडा नॉट पता हो, लेमडा नॉट यहां से निकल ही आया, काम खत्म। अब यहां वैल्यू कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए ये वर्क फंक्शन है। अब यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट जो h था वो यहां से डाल देते हैं। तो ये m tan थीटा अपॉन 2c
इंटू सी अपॉन लेमडा नॉट, कोई इसमें परेशानी नहीं। ये सी देखिए कट गया और वैल्यू क्या आ गई, m tan थीटा अपॉन 2 लेमडा नॉट। ये भी हैंस क्या डिराइव किया है, वर्क फंक्शन डिराइव्ड। ये सवाल हो गया, लेकिन ये सवाल बेटा अच्छा है। जैसा मैंने बोला कि अगर ये नहीं लगाए होंगे तो 80 से 85% बच्चे, शायद 80 से 90% बच्चे इस सवाल को करने में गलती हो जाएगी उनसे, या फिर इस सवाल को करने में उनको डिफिकल्टी लेवल हाई लगेगा। अब आप एक बार देख लिए, समझ लिए, तो अब बुद्धि चलेगी आपकी, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए और प्यार से, बिना हड़बड़ी के मैं समझा रहा हूं, जिससे स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाएं। और मैं करके इसीलिए समझाता हूं, लिखा लिखाया नहीं है, जिससे आपको पकड़ने में आसानी हो। तो ये आप पॉज करें वीडियो और नोट कर लें। मेरे ख्याल से पॉज करके नोट कर पाए हैं आप। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जैसे पूरी बात आप तक पहुंच जाए। इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, हरा कलर यूज करेंगे अब। तो ए फोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल, फोटोन और अल्फा पार्टिकल का मामला है, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन, ये फोटोन है प्रोटॉन है, मेरे ख्याल से ये प्रोटॉन है, तो ये फोटोन नहीं था, ये प्रोटॉन है। द प्रोटॉन टू दैट विद द अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो चाहिए। तो देखिए डी ब्रॉय वेवलेंथ होती क्या थी, इसको डी लिखते डी बॉर्गली है, पढ़ते डी ब्रॉय हैं। ये डी ब्रॉय आप लिखेंगे ऐसे, पढ़ेंगे डी ब्रॉय। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती थी, उम्मीद है आपको याद होगी, फिर भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये समझ लेना कि आपको आता है, ज़्यादा सुरक्षित डिसीजन नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी मोमेंटम होता था, तो यहाँ पर एक और लिख देता हूँ mv, जैसे आप कंफ्यूज करना भी चाहें तो ना कंफ्यूज कर पाए। खैर, दूसरा हम मोमेंटम के बारे में जाते हैं कि p की वैल्यू होती है √2me। ये मोमेंटम और एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बोल दीजिए, उसके बीच का रिलेशनशिप होता है। इस p को हम यहां टीप देते हैं, तो ये देखिए हमने इस p को यहां भिड़ा दिया, तो लेमडा हमारा क्या बन गया, h अपॉन √2me। बहुत अच्छे तरीके से। अब ये कहें शायद एनर्जी सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी, देखिए ये E क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ही है, जो कि सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अगर E सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मामला ले लेते हैं। अब यहां पर हमको साफ दिख गया कि लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √m। ये दिख रहा है ना आपको भाई, H सेम है दोनों के लिए, E सेम है, कांस्टेंट है, मतलब दोनों जब कंपेयर करने जाएंगे हम, और 2, तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √m। तो आप लिख सकते हैं लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा, अगला वाला क्या था, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल लिख दीजिए अल्फा, और इसकी वैल्यू रूट में है जैसे 1 अपॉन में, तो पलट के आ जाएगी, यानी √m अल्फा अपॉन m प्रोटॉन। आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है प्रोटॉन से 4 गुना भारी होता है। समझ मालूम है ना, m अल्फा कहाँ लिखूं m अल्फा इज इक्वल टू 4 मास ऑफ प्रोटॉन। ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता, एक बच्चा लिख कह रहा था कि सर आप ये मत कहा करिए कि आपको पता ही होगा, बड़ा चुभता है। तो मेरी कोशिश है कि ये मैं कम कहूँ अब, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को नहीं मालूम हो तो सोचे यार ये बार बार सर क्यों हमको छेड़ रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पता है ये थोड़ा कम यूज करूं। खैर एनीवे, बहुत ही बेसिक बातें हैं ये तो। खैर, तो मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 मास ऑफ प्रोटॉन। यहां पर वैल्यू लिख दीजिए भैया, 4 ये हो गई, 4 मास ऑफ प्रोटॉन कह दीजिए, या रेशियो आ ही गया, अल्फा अपॉन प्रोटॉन यहां से लिख देते हैं।
एम अल्फा अपॉन एम प्रोटॉन इज इक्वल टू 4/1। ये 4/1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2। बस 2:1 रेशियो हो गया। ये आपका देखिए क्या दिया है वहां पर, तो इसका आंसर हो गया बी। 2 निकल आया है, तो आंसर इज बी। 2:1 का मतलब है वही 2:1 लिख रहा है। रेशियो पूछा है तो 2 कह सकते हैं, 1:1 लिखने की भी जरूरत भी है, चाहो तो ना भी लिखो। खैर एमसीक्यू है तो उसी हिसाब से आंसर दे दिया। इसका आंसर हो गया आपका बी। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं आपको। तो ये पॉज करें बेटा और इसको नोट कर लें। चलिए, आपने पॉज करके नोट किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल मोमेंटम, कीवर्ड, विथ इट्स एसोसिएटेड डी ब्रॉय वेवलेंथ। दो कहानी पूछ रहा मोमेंटम और डी ब्रॉय वेवलेंथ में। हमने अभी पीछे जिक्र किया था कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है वो h/p के होती है बराबर। p मोमेंटम है, यानी लैम्डा इज 1/p के प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ किसको, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ऐसा कहां आता हो, तो लीनियर रिलेशनशिप होती है। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू p होता तब ये आता है स्ट्रेट लाइन। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ये बता रहा है कि लैम्डा बढ़ाओ तो p बढ़ रहा है यहां लैम्डा बढ़ाओ तो p साहब घट रहा है। वैसे भी दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। खैर एनीवे, तो ये भी नहीं हो सकता है। या ला हो सकता है कि लैम्डा बढ़ा रहे हैं, p गिर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इस रिलेशनशिप को आपको पता है, नहीं बोलेंगे, आप जान लीजिए कि ये इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ इज, मान लीजिए नाम ही लिख के आ जाए, ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, आप इतना ही समझ लें अभी कि ये शेप होता है। बाकी तो मैथमेटिकल डेफिनेशन अलग है, लेकिन ये तो भाई बायो के भी बच्चों देखते हैं, तो इतना टेंशन क्यों देना लेना। तो इस तरह का जो शेप होता है इसको आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं। बढ़िया है। तो इसका ऑप्शन क्या रहा, डी नंबर का ऑप्शन है। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। इसको पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूं। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। ठीक, अब इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। लिखा है, हाउ विल द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन बी अफेक्टेड। डी ब्रॉय वेवलेंथ की इक्वेशन थी, जैसे मैंने बताया था, h/p या h/mv। ठीक, ये तो लिख के रखो। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अगर आप वेलोसिटी को कम कर देंगे तो लैम्डा बढ़ जाएगा, साफ तौर पे दिख रहा है। तो लैम्डा विल इंक्रीज। मैं आगे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, लिखिए दो, लैम्डा विल इंक्रीज। अगर आप इफ वी डिक्रीजेस लैम्डा विल इंक्रीज। चलो ठीक है, इतना समझने के लिए। दूसरा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो यहां थोड़ी सी तिकड़म कर लेते हैं, वो भी आपके लिए जरूरी है। देखिए, अब इस वाले फॉर्मूले के बाद हमें यह भी पता था कि जो मोमेंटम होता था mv, वो उसका रिलेशन एनर्जी से क्या होता है, 2me। e का मतलब वही काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं फिर से आगे लिख रहा हूं 2mk, जैसे के फॉर काइनेटिक एनर्जी आप पढ़े रहते हैं, इसको फिर से लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल के सेंस में। तो EV0, ये कहानी हो गई। अब क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज। अगर आप इस एक्सेलरेशन पोटेंशियल को इंक्रीज कर देंगे तो यहां देखिए, अब इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/, ये रहा मोमेंटम p, चलो लिखो। फिर h/p की जगह आपने रखा √2mEV0। इससे क्या आया, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/V0। बाकी सब तो कांस्टेंट लग रहा है। तो इससे क्या चीज दिखी, इससे दिखी कि जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो डी ब्रॉय वेवलेंथ घटेगी। व्हेन एक्सीलरेटिंग potential increases, तो क्या होगा, द डी ब्रॉय वेवलेंथ
डिक्रीजेस। ये कहानी, काम खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान था, आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए लिखा है, द वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल सरफेस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटल सरफेस इज। तो वर्क फंक्शन देखिए लिखा है फाई नॉट इज इक्वल टू 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह रहे हैं। तो आप जानते हैं कि फाई नॉट की जो वैल्यू होती है वो आपकी हो जाएगी HC अपॉन लेमडा नॉट। तो अगर लेमडा नॉट हमको निकालना है यहां से, तो वैल्यू हो जाएगी HC अपॉन फाई नॉट। HC तो कांस्टेंट होता है, वैल्यू रख दो 6.6 इंटू 63 भी लिख सकते हैं, -34 3 इंटू 10 की पावर 8 और फाई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो जूल में चेंज कर लो, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 में लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट करोगे वैल्यू आ जाएगी 3000 एमस्ट्रॉम। ये आपका आंसर आ गया और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। इस तरह से सवाल हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल करेंगे, पॉज करें और नोट कर लीजिए। उसके बाद मेरे ख्याल से आप पॉज करके नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है आसान, थोड़ा सा भी वन शॉट वगैरह देखा है तो काम हो जाएगा। तो लिखा है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट फॉर ए फोटो सेंसिटिव मेटल। ठीक है, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे बनाया है, ये वाई पे, इधर फोटो करंट है जैसा आप देख पा रहे हैं, और ग्राफ का शेप तो हमारे और आपके सामने है ही। आगे लिखा व्हाट डज एक्स एंड ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट। ये भाई साहब एक्स क्या है और ये ए पॉइंट क्या है, ये इसके बारे में बताओ। आप समझ गए होंगे, हम भी समझ गए हैं कि भाई साहब ये जो एक्स है ये एनोड पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल या कलेक्टर पोटेंशियल। तो एक्स इज द वेरिएबल एक्स ऑन द horizontal axis is एनोड पोटेंशियल, या इसको आप दूसरा नाम भी देते हैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ठीक, दूसरा ए बात कर रहे हैं तो एक ए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करना होगा, एंड ए इज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले वाले का तो आंसर ये हो गया, इसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, और एनोड पोटेंशियल को भी अंडरलाइन कर दे रहा हूं, की वर्ड की तरह काम आएंगे। अच्छा, आगे की बात, इसको थोड़ा नीचे करा जाए, आगे की बात देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या लिखा है, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इंसिडेंट रेडिएशन की, ν1, ν2, ν3। और बेटा यहां देखिए ν3 इज बड़ी, ν3 ν2 से बड़ी है, ν1 से बड़ी है, सेम, और फॉर द सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सेम है। आप जानते हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है, तो उस और सबका इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट सेम होगी। मतलब जैसा आप ग्राफ पढ़े हुए हैं, मैं थोड़ा इसको खसका के बनाता हूं ऐसे। अब यहां पर एक मान लीजिए ν1 है, ये ν2 दिखा देता हूं और ये ν3 दिखा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता चला गया, सैचुरेशन करंट आपकी सेम आ जाएगी। ये देखिए ये क्या है वैल्यू, दिस इज सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, और ये क्या है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल।
वाई एक्सिस पे क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। और यहां पर आप ये समझ ही गए हैं कि ये फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं लिखनी चाहिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मामला है, फ्रीक्वेंसी तो इसके ऊपर लिखनी चाहिए मुझे, तो इसे लिख दीजिए -V01 के लिए, -V02 के लिए, -V03 के लिए। ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। और यहां पर यह भी लिख दीजिए कि μ3 सबसे बड़ी है, उससे छोटी μ2 और ये μ1। ये देखिए पूरा ग्राफ बन गया। यहाँ ओरिजिन फोरिजिन भी आप लिख दीजिए। इस वाली एक्सेस को चाहें तो रिटार्डिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो ग्राफ कंप्लीट है। तो मैं आपको फिर भी लिख देता हूं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो परफेक्ट पढ़ें। रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्यों रिटार्डिंग पोटेंशियल? क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव रहे। ये पूरा ग्राफ मैंने बना दिया है। तो फ्रीक्वेंसी जब बदलोगे, इंटेंसिटी सेम रखोगे, तो सैचुरेशन करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक ही जगह जाएंगी। हाँ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा। तो ये ग्राफ समझ गए आप। अब नंबर 2 ग्राफ, इसका सी वाला ऑप्शन है, वो इसका उल्टा है, वो मैं बना के आपको दिखाता हूं। चलिए व्हाइट कलर को यूज करेंगे हम लोग, सी वाले पार्ट को लेते हैं। इसमें लिखा है ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज। अब देखिए इंटेंसिटी की 3 वैल्यू ली हैं ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और I1, I2, I3 लिखा है, जहां पर I3 सबसे बड़ा है, और साथ में फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा और करंट की वैल्यू बदल जाएंगी। तो इसको, इस ग्राफ को अगर मैं बनाना चाहूं या बनाऊं तो आप कैसे बनाएंगे? वही एक्सिस ले लीजिए, ऐसे मैंने बना दी। अब यहां पर क्योंकि तीनों का सैचुरेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होने वाला है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। हाँ, तीनों की जो करंट की वैल्यू है वो बदल जाएगी ऐसे। ये देखिए, ये सबसे कम इंटेंसिटी वाला इधर I1, I2, और ये रहा I3। I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ये सारे एक्सेस आप जान ही रहे हैं। ये फोटो करंट है, कलेक्टर पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ये सब आप इसको बनाना सीखना ही होगा आपको। ये ओरिजिन है, और यहाँ रिटार्डिंग पोटेंशियल आप डाल सकते हैं, ना भी डालेंगे तो सही है, रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है यहां पर। और ये इसको आप चाहें तो लिख दीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे पूरी बात क्लियर हो जाए। वो सेम आने वाली है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबकी सेम। मेरे ख्याल से इसमें कुछ रह नहीं गया, एवरीथिंग इज ओके। तो ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बनाकर समझाने की कोशिश की है। जब भी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 मिलेगा। जब भी इंटेंसिटी सेम होगी, सैचुरेशन करंट 1 मिलेगी। बाकी आप समझदार हैं, ग्राफ आपके सामने है। पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। जब आप अपने रजिस्टर पे अपने हाथों से लिखेंगे तो दिमाग में छपता है, आपको फायदा होगा उसका। ये पूरा इंटरनेशनल सर्वे है, कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। खैर, पॉज करें, नोट करें। तो मेरे ख्याल से पॉज करके नोट किया होगा आपने। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्योंकि थोड़ा नीचे वाली बात छुप रही है। तो इसको आप बेटा नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगली सिचुएशन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को प्यार से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है? बोला है रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन 3 फोटो सेंसिटिव सर्फेसेस A-B-C। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड। 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गिराई गई है 3 अलग अलग मेटल सरफेस, फोटो सेंसिटिव सरफेसेस पर, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए गए। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? सरफेस ए में नो फोटो एमिशन अकर्स, सरफेस बी में फोटो एमिशन अकर्स बट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। एमिशन हुआ बी में लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है। सरफेस सी पर फोटो एमिशन अकर्स, फोटो एमिशन हुआ और फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव सम काइनेटिक एनर्जी। 3 ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहा है? यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन द 3 ऑब्जर्वेशन। तो आप जानते ही हैं जो आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन थी वो थी क्या? के ई मैक्स
इंसिडेंट की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये कहानी थी। पहले वाले में क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। आप जानते हैं अगर थ्रेशोल्ड फॉर सरफेस ए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस ए वाले की फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 10 की पावर 15 हर्ट्ज, नो फोटो एमिशन, नो फोटो एमिशन। तो आप समझ गए होंगे जब फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए होती है फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उससे कम की फ्रीक्वेंसी आपने गिराई थी, इसलिए वहां पर कोई भी एमिशन नहीं हो पाया। तो इस मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज से ज्यादा है, इसी वजह से कोई एमिशन नहीं हुआ। इतनी या इससे कम होता तो एमिशन होता। तो ए पार्ट हम सीख चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं साहब इसके बी पार्ट को। बी पार्ट में कह रहा है कि भाई फोटो एमिशन हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब अगर यहां पे देखिए इस इक्वेशन में इतना कहने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी थोड़ा कानून दे रहे हैं, एच न्यू आई। अभी काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो रख दोगे तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, यानी एच न्यू बराबर फाई नॉट आ जाएगा। यानी जितना रेडिएशन गिराया है एनर्जी का वही पूरा पूरा उसके वर्क फंक्शन के बराबर है। तो आप यहां पर यह भी कह सकते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी इस समय ये बन जाएगी न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 हर्ट्ज के बराबर है। उतनी फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट रेडिएशन गिराया है, इलेक्ट्रॉन निकले जरूर लेकिन कोई भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, फॉर सरफेस बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। फोटो electrons emits but with no kinetic energy। आप समझ गए होंगे कि एमिशन तो हुआ लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी भाई साहब वो शून्य रही। समझ में आती है बात। अब इसका तीसरा वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, इससे देखिए कितना क्लैरिटी मिलता है इन सब जो PYQs लगाए गए हैं। तो सरफेस सी पर फोटो एमिशंस होता है और फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब इंसिडेंट रेडिएशन का जो एनर्जी है उसकी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। भाई इसमें देखिए के मैक्स है नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि एच न्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। इसका मतलब जो एट 10 की पावर 15 हर्ट्ज का इंसिडेंट रेडिएशन है उससे इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, तभी तो एक्स्ट्रा बची। तो यहां पर लिखा फॉर सरफेस सी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 10 की पावर 15 हर्ट्ज। भाई इसकी जो फाई नॉट था वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज से कम रहा, तो ये एच न्यू में से जब ये घटाओगे तो वैल्यू बच गई। तो आप सिंपल सी बात ये याद रखिए, मैंने तो काफी कुछ बताया है क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। जब थ्रेशोल्ड के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रखेगा। थ्रेशोल्ड के बराबर जब थ्रेशोल्ड से कम का रेडिएशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और थ्रेशोल्ड से ज्यादा का इंसिडेंट रेडिएशन होगा फ्रीक्वेंसी का तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा। ये कहानी होती है जो मैंने यहां पे लिखी है, आराम से समझा के, तो उसको नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। चलिए आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अब इस क्वेश्चन में लिखा डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक एक नंबर के सवाल ऐसे आते हैं, आप डिफाइन कर ही लेंगे, फिर मैं कह रहा हूं लेकिन लिख देता हूं। द
द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके अगर नहीं पढ़ा है या याद किया है, बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स ऑल टुगेदर। मतलब इसके नीचे ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जो उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी आप देवेंगे तो कोई फोटो एमिशन नहीं होने वाला। तो दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। ठीक, इसको नोट करें पॉज करके, फिर हम लोग आगे की घटना की बात करेंगे। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। यहां पर पूछा है डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ इन फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब से इंटेंसिटी के बारे में हमको बताना है। मैंने येलो कलर लिया था लेकिन चालू नहीं हुआ, लिया ही नहीं था, तो ठीक है बोल देते हैं द अमाउंट ऑफ फोटोन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ फोटोन एनर्जी, ध्यान रखिएगा दो कीवर्ड आएंगे, इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। पहला तो ये कीवर्ड है, ये लिखे बिना नंबर नहीं है, एंड दूसरा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये दूसरा कीवर्ड है, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, कि भाई कितने जो फोटोन की एनर्जी पड़ रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितना एनर्जी है उसे ही बोलेंगे इंटेंसिटी फोटोनिक पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में। खैर इसको नोट कर पाए होंगे आप, पॉज करें और नोट डाउन कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें है शो ऑन ए प्लॉट, शो ऑन ए ग्राफ प्लॉट द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट with the intensity of radiation incident on a photosensitive surface। ये ग्राफ है, पहला वाला ही ग्राफ था जिसमें आप ये दिखाते हैं कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप बढ़ावें, ऑफ लाइट, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट कह देते हैं, फोटो करंट, तो आप देखेंगे इसमें लीनियर रिलेशनशिप होती है। ऐसे ग्राफ बनता है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ावेंगे वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ती जाती है। स्ट्रेट लाइन है, हाथ थोड़ा हिल गया है मेरा, आप अपनी स्केल से खींच सकते हैं, समझ गए होंगे। ये बड़ा बेसिक सा डायग्राम है लेकिन ये पूछा बहुत जाता है और आप जरूर बना देंगे। पॉज करें, नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट चल रहे हैं। खैर आप नोट कर पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन और इसमें बोला गया है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर, द पावर एमिटेड इज दिस वन, वॉट, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ऑन एन एवरेज बाय द सोर्स। ये एक एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, वैसा ही है ये सवाल। तो यहां पर अगर आप ये मान लें कि n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second by the source, तो टोटल आप देखें क्या पावर हो जाएगी, P हो जाएगी बेटा। एक सेकंड में n निकलते हैं फोटोन और एक फोटोन के पास एनर्जी होती है E। E क्या है, एक फोटोन के पास में जो एनर्जी होती है जिसे आप h न्यू कह सकते हैं। पावर P इक्वल टू WT होता है ना, तो T हो गया एक सेकंड, एक सेकंड में कितनी एनर्जी, NE के बराबर। बात पकड़ में आई। अब यहां पर हमें N पूछा है यहां पर, तो अगर मैं N की वैल्यू निकालूं तो P अपॉन E लिख सकते हो, मतलब P अपॉन h न्यू लिखा जा सकता है।
पावर कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁻³ ये देखिए। h हमको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 और साथ में न्यू दे रखा है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये अब इसको डाल दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड। ये देखिए इस वाले का आपका आंसर हो गया है, बहुत बढ़िया। अगली बात करते हैं नंबर बी। इसमें लिखा है ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन ए गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस। पीछा वाला ही ग्राफ है। ये कह रहे हैं कि इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में आपने देखा था एक स्ट्रेट लाइन आई थी, ये इसका ग्राफ बन जाएगा और इस क्वेश्चन खल्लास हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो ये रहा इसका अगला क्वेश्चन बेटा, और लिखा है ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द एनोड पोटेंशियल। वही एनोड पोटेंशियल क्या होता है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑफ ए फोटो सेल। तो आप ये जानते हैं कि ये कलेक्टर एनोड पोटेंशियल या कलेक्टर पोटेंशियल लिख दीजिए। एनोड पोटेंशियल का मतलब वही कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखाएंगे यहां पर V माइनस V नॉट, और ये हो गई आपकी एक कोई इंटेंसिटी I1 थी और दूसरे वाले की इंटेंसिटी I2 डाल दो और यहां लिख दो I2 इज ग्रेटर देन I1। ये क्या है, फोटो करंट। फोटो करंट ये आपका ये ओ लिख दो यहां पर, थोड़ा सुंदर लगेगा। हो गया ये। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द एनोड पोटेंशियल ऑफ फोटो सेल। काम खत्म। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी इसमें बनाने को और कुछ नहीं है। चलिए अगले पॉज करके नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, चलिए इसी कलर से। द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट with the frequencies nu of the light incident on two different photosensitive surfaces M1 M2 is shown in the figure। लिखा identify the surface which has greater value of the work function। हमेशा आपको मैंने वन शॉट में पढ़ाया भी था, फिर भी ध्यान दिला रहा हूं। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये यहां पर न्यू की फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया गया है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके होते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। रेड कलर टाइप लेना चाह रहा हूं। M1 के लिए लिखिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। ये पॉइंट की बात कर रहा हूं जो आपको अब शायद और अच्छा दिख रहा होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये M2 वाले की ज्यादा है। भाई यही पूछा है यहां तक। तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा। आप ये जानते हैं कि जो वर्क फंक्शन होता है, जिसको W नॉट भी लिखते हो, कई लोग फाई नॉट भी लिखते हैं, उसकी वैल्यू होती है H न्यू नॉट। और यहां पर आप देख रहे हैं न्यू नॉट 2 इज ग्रेटर देन न्यू नॉट 1। ये किसके लिए है, M2 मेटल के लिए है और ये M1 के लिए है। तो इससे क्या समझ में आया, वर्क फंक्शन फाई नॉट 2 इज ग्रेटर देन फाई नॉट 1। तो सेकंड वाले का ज्यादा वर्क फंक्शन है पहले वाले की अपेक्षा। बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन, आसान सवाल जो आप निश्चित तौर पे कर पाएंगे। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने लाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। खैर आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको बड़ा सरल तरीके से बताता हूं। लिखा है व्हाई इज वेव थ्योरी of electromagnetic radiation not able to explain photoelectric effect। ये पूछ रहे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो
वेव थ्योरी, जो क्लासिकल वेव थ्योरी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हाउ डज फोटोन पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? और फोटोन ने, यानी कि आइंस्टाइन ने फोटोन को सिस्टम में लाया, उससे एक्सप्लेन किया, उसने कैसे रिजॉल्व कर दिया। तो 3 पॉइंट्स थे मेजरली जिसे ये एक्सप्लेन, ऑब्जर्वेशन जिसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पहला क्या था? नो रिलेशन बिटवीन के मैक्स एंड इंटेंसिटी। में समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो लंबा जाएगा, मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है। अभी एक एक करके समझाऊंगा। दूसरा क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे आप न्यू नॉट लिखते हैं। नंबर 3, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन 3 चीजों को ये जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई बताते हैं आपको। पहले ये बोल रहे हैं के मैक्स और इंटेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं है। यानी वहां पर हमने क्या देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी कितनों भी बढ़ा दीजिए आप, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो उससे घटती बढ़ती ही नहीं है, यानी दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। अब ये क्लासिकल वेव थ्योरी के खिलाफ था। क्यों खिलाफ था? क्योंकि क्लासिकल वेव थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आप किसी की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है वेव थ्योरी के अंदर, वेव थ्योरी के अंदर। तो आपने अगर इंटेंसिटी बढ़ाई तो एम्पलीट्यूड बढ़ाए होंगे भाई। जब वो कहीं पर पड़ रहा है किसी सरफेस पर, तो उसकी वजह से, इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से, उसका जो सरफेस डेंसिटी, एनर्जी सरफेस डेंसिटी है, यानी यूनिट एरिया में जो एनर्जी पड़ रही है वो अब बढ़ गई, क्योंकि इंटेंसिटी अब ज्यादा है। जब बढ़ गई तो जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर रहे हैं इस एनर्जी को, वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं जो ज्यादा तेजी से निकलना चाहिए। ये कहती है वेव थ्योरी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है वहां पर, इसलिए ये फेल कर गई। फिर से एक बार, ये क्या चीज कहती है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर वेव थ्योरी, एम्पलीट्यूड बढ़ना है मतलब एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब किसी भी सरफेस पे आप इंटेंसिटी पहले डाल रहे थे, इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम देखते हो ना, आप ज्यादा डाल रहे हो तो पर यूनिट एरिया ज्यादा एनर्जी पड़ रही है, तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ गई ना। यानी जितने फोटोन उस यूनिट एरिया में थे उनको ज्यादा खाना मिल रहा है एनर्जी के रूप में, तो निकलना भी तो चाहिए ज्यादा खाना लेके, ज्यादा एनर्जी लेके। निकल नहीं रहे हैं वो ज्यादा एनर्जी लेके, इसलिए ये जो वेव थ्योरी का लॉजिक था वो बैठा नहीं यहां पर। समझ में आई आपको? ये फेल कर गए वो। अच्छा, लगे याद मैं बता देता हूं फोटोन ने कैसे इसको रिजॉल्व किया। फोटोनिक पिक्चर क्या बोलती है? पहले वाले का रिश्ता है, ये कर गई आपकी वेव थ्योरी फेल। फोटोन ने क्या बताया? फोटोन ने ये बताया कि भाई साहब यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, वो इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, ना कि एक फोटोन की एनर्जी। तो जब फोटोन की एनर्जी ही नहीं पड़ी तो जो हिट कर रहा है, एक बंदा एक से टकराता है, इंटरेक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स होते हैं यहां पर, तो वो टकराने वाले पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं बढ़ी तो निकलने वाले के पास काहे बढ़ेगी? ये फोटोन ने समझा दिया। फोटोनिक पिक्चर क्या बोलती है कि ये जो टक्करबाजी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 2 पार्टिकल का इंटरेक्शन है, एक फोटोन जो आके टकरा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा। इन दोनों में जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं। पहले 100 थे तो अब 500 हो जाएंगे, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती। तो जो फोटोन की एनर्जी ही नहीं बढ़ी है, तो जो वो टकराएगा, जिसको निकालने जा रहा है, वो काहे ज्यादा एनर्जी लेके निकलेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन इसने दिया कि हाँ भाई, फोटोन ने ये एक्सप्लेन किया कि भाई देयर इज नो कोरिलेशन, देयर इज नो रिश्ता बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। बढ़िया। नंबर 2 का जिक्र करते हैं। इस जिक्र में क्या मामला था? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जो वेव थ्योरी थी वो क्यों फेल कर गई? वेव थ्योरी का कहना था कि अगर हम इंटेंसिटी गिरा रहे हैं, मान लीजिए ये जो जिस भी मेटल पे गिरा रहे हो, मान लो इतनी लाइट ऐसे डाल रहे हो, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि जब ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरता है ना, तो रेडिएशन जितनी दूर में फैला होता है उसमें कॉन्टिन्यूअस एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर से वेव जा रही है, तो पूरे सिलेंडर में भरी है एनर्जी, फैली रहती है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो वो जब पड़ रही है, तो मान लीजिए अभी इतनी एनर्जी नहीं मिली इसको, इस इलेक्ट्रॉन को, तो हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब जब एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन। अरे आधे घंटे में नहीं निकलेगा तो 10 घंटे में निकलेगा, 20 घंटे में निकलेगा, 10 दिन में निकलेगा। लेकिन भाई साहब ये तो निकल ही नहीं रहा है। तो वेव थ्योरी तो कह रही थी कि भैया ये जो हम सप्लाई कर रहे थे एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे थे, अभी कम है, 1 घंटे में इसको पूरा खाना मिल जाएगा तो चल पड़ेगा। लेकिन उसका पेट ही नहीं भर रहा। जब पेट नहीं भर रहा तो उसका मतलब है गड़बड़ है। समझ में आई बात? तो वेव थ्योरी यहां फेल कर गई कि आप कितनी भी इंटेंसिटी का इस एनर्जी से कोई रिश्ता ही नहीं कायम हो रहा है। वरना अभी नहीं निकला था इलेक्ट्रॉन तो ठीक है भैया, 2 घंटे बाद निकल जाना चाहिए, जब एनर्जी थोड़ी सी 2 घंटे पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी 2 घंटे में, नहीं 20 घंटे में मिल जाएगी। खैर ये फेल कर गई वेव थ्योरी। अब यहाँ पे फोटो थ्योरी आइंस्टाइन की कैसे काम कर जाती है फोटोनिक पिक्चर में। उन्होंने कहा कि जो के मैक्स की इक्वेशन है, ये फोटोन की बात कर रहे हैं, के मैक्स जो होता है वो होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड, ये एच न्यू। यहां अगर आप देखें तो ये होता है न्यू इन न्यू नॉट। अगर आप न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम डाल दोगे तो दिस विल बिकम निगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो गई। ये तो मीनिंगलेस बात है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती, कम से कम 0 या उससे ज्यादा। हाफ mv² लिखते हो, m पॉजिटिव, v² भी हमेशा नॉन नेगेटिव, 0 या उससे ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव निकल आए, ये तो नॉनसेंस या मीनिंगलेस बात है। इसलिए आपको इजेक्शन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बराबर या उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। ये फोटोनिक पिक्चर ने एक्सप्लेन कर दिया। आइंस्टाइन साहब महान है। खैर मजा आ रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं। नंबर 3 बात करते हैं। नंबर 3 में इंस्टेंट रिजेक्शन। अब फोटो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो जैसे ही रेडिएशन पड़ता है फट से निकाल देता है इलेक्ट्रॉन, टाइम ही नहीं लेता, 10⁻⁹ सेकंड लेता है, बहुत ही कम समय लेता है। वेव पिक्चर नहीं समझा पाई, क्यों? क्योंकि वेव पिक्चर में क्या होता है, फिर से यही फोटो बनेगी, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। वेव पिक्चर में मान लो इतना रेडिएशन, कोई बल्ब लगाए हो, इससे रेडिएशन डाल रहे हो, तो ये रेडिएशन में पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब एनर्जी पूरी फैली हुई है, तो फैली एनर्जी पड़ेगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बाबूजी हैं वो तो बहुत ही छोटा सा कवर कर रहे हैं एनर्जी का पार्ट ना। इलेक्ट्रॉन तो बहुत पिद्दी होगा ना, वो बहुत ही उस फैली हुई एनर्जी का बहुत छोटा सा वेरी स्मॉल पार्ट कंज्यूम करेगा। तो उसको निकलने के लिए पर्याप्त एनर्जी मिले, इसके लिए कुछ समय लगना चाहिए, झट से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि एनर्जी तो फैल के आ रही है, वो छोटा सा आदमी है। आप समझ पा रहे हैं ना? एनर्जी आ रही है बिल्कुल डायनासोर जैसी, वो चींटी जैसा है। तो चींटी आदमी तो जरा ही सा कंज्यूम करेगी, तो जरा सा कंज्यूम करके पेट थोड़ी बड़ा, चींटी का थोड़ा समय तो दो कि खाना खा ले उतना। तो वो भाई साहब तुरंत निकलना नहीं चाहिए, टाइम लगना चाहिए, और यहां टाइम लग नहीं रहा है, इसका मतलब वेव थ्योरी फेल। ठीक है, अब फोटोन वाले ने क्या बताया? आइंस्टाइन साहब ने बताया कि ये इंटरेक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स हैं। तो 2 पार्टिकल के बीच की ये टक्कर है। 2 पार्टिकल के बीच की टक्कर होने का मतलब जैसे ही एक लड़ेगा, दूसरे वाले को एनर्जी मिली, खट से वो निकलेगा। तो ये आप साहब 2 पार्टिकल के बीच की टक्कर है। तो ये एक जबरदस्त तरीके से मैंने 10 मिनट देके एक्सप्लेन कर दिया। जैसे ये सवाल आए तो प्यार से आप कर पाए। देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल सिस्टम, इसका मतलब है टाइम लैग होने की कोई बात उठती नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, और आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे। चलिए साहब, नोट कर पाए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहां पर फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर सक्सेसिवली इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 केसेस। अब जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है के मैक्स, वो होती है एच न्यू माइनस फाई। इनका रेशियो ले लो, यानी ke1 ke2, बड़े आराम से लिख सकते हो आप। अब यहां पर देखिए बात आगे की कह देते हैं। ये रहा एच न्यू 1 माइनस फाई और एच न्यू 2 माइनस फाई। 1 माइनस 0.5 अपॉन 2 माइनस 0.5,
ये हो गया 0.5 और ये हो गया 1.5, यानी 1/3। ये आपका आंसर आ गया और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है। ये इस तरीके से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे हम लोग। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। पॉज करके नोट करें। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए। अब यहां पर कलर को मैं कर लेता हूं येलो। तो इफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ये गलत छपा था डी, आर इंसिडेंट ऑन द सर्फेसेस ऑफ मेटल्स ए एंड बी, जिनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है μ/2 और μ/3 respectively, the ratio of the maximum kinetic energy of electrons emitted from A to that from B। हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी हम डाल रहे हैं hν, वो कहाँ कहाँ कंज्यूम होगी, hν0 में और काइनेटिक एनर्जी में जो मैक्स होती है। तो पहले वाले के लिए देखते हैं, उसके लिए एनर्जी हमने फॉल कराई hν और उसने क्या क्या कंज्यूम किया, hν0, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी μ/2, तो ये μ0 की जगह आ गया μ/2 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ A। और दूसरे के लिए चीज क्या रही, hν आपने फॉल कराई तो उसके लिए थ्रेशोल्ड थी μ/3 प्लस kB। अब यहां से आप kB इन दोनों को चाहो तो इक्वेट कर दो, kB निकालना है, रेशियो पूछा है ना, रेशियो ही पूछा है। तो यहां से अगर आप बात देखें, hν और hν दोनों बराबर है, तो Ka/kB कितना निकल आएगा, तो Ka hν माइनस hν/2, तो ये वैल्यू हो गई hν/2। मेरे ख्याल से ठीक लिखा हुआ है। और यहाँ kB की बातचीत करें तो hν में से 1/3 hν घटा दो तो आ जाएगा 2/3 hν। अब यहाँ पर हम Ka/kB ले लेते हैं। Ka हो गया hν/2 और ये भाई साहब हो गए 2/3 hν। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये रेशियो आपका आ गया, आंसर बी है इसका। तो ये देखिए, इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करें और नोट डाउन कर लें। मेरे ख्याल से नोट कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर 2 फोटोसेंसिटिव सरफेसेस A and B are λ1 λ2 respectively. What is the ratio of the work functions of the two surfaces? बड़ी आसान सी बात, जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन, उसकी वैल्यू होती है hν बराबर hc/λ। तो φA अपॉन φB, ये मतलब φ है वर्क फंक्शन, hc/λA इंटू λB/hc, यानी λB/λA। λ1 λ2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो गया λ2/λ1। ये आपका बेटा आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। अगली बातचीत करते हैं हम लोग, तो इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बोलता है द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी with the frequency nu of the incident radiation for the 2 photosensitive metals P and Q। ये P है, ये Q है। Which metal has smaller threshold wavelength? ये देखिए वेवलेंथ की बात कर रहा है। अभी आपको समझाते हैं। जस्टिफाई योर आंसर। आप जानते हैं कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, आपको सिखाया था अभी। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ P, ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ Q। ग्राफ से क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ Q इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ P। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में उल्टा रिश्ता होता है। V = या C = न्यू लैम्डा लिख दें। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो लैम्डा कम है, क्योंकि C है कांस्टेंट। या आप लिख सकते हैं
1 अपॉन लेमडा। तो इसका पलट आप लिख देंगे लेमडा ओ पी इज ग्रेटर देन लेमडा ओ क्यू। ये इसकी कहानी हो गई। तो लेमडा क्यू इज स्मॉलर देन लेमडा पी या लेमडा पी इज ग्रेटर देन लेमडा ओ क्यू। दिस इज द आंसर। विच मेटल इज स्मॉलर? तो स्मॉलर कौन सा? क्यू वाला। तो क्यू लेमडा ओ क्यू इज स्मॉलर। बड़े आसानी से इसको आपने गैस कर लिया, मतलब निकाल लिया, और आप इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आसानी से उस क्वेश्चन को भी लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे लिए क्या है। लिखा है गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए मेटल फ्रॉम विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस व्हेन irradiated by UV rays and visible light। तो ये देखिए, ये याद रखने वाला सवाल है, यही निपटा देते हैं। पहले वाले का आप लिख सकते हैं जिंक या कैडमियम। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, याद रखने का। बाकी दूसरे का लिथियम या सोडियम। ठीक, अब दूसरा ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इसमें लिखा है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू बी यूज टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस विथ ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन। यानी हमको के मैक्स दे रखी है और वर्क फंक्शन फाई नॉट दे रखा है और एच न्यू पूछा है। सवाल बिल्कुल सीधा है, कोई इसमें टेंशन है नहीं। आप जानते हैं कि जो एच न्यू आप ड्रॉप करते हो वो दो जगह कंज्यूम होती है, एक तो के ई मैक्स वर्क फंक्शन खिलाने में और के ई मैक्स के लिए। ये कहानी यहाँ रहती है। तो जो आपने, और यहाँ पर निकालना हमको क्या है, द वर्क फंक्शन द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो हमें ये न्यू निकालनी है यहाँ पर। तो न्यू के लिए एच से डिवाइड भी करेंगे, खैर अभी मैं एच न्यू लिखता हूँ। और फाई नॉट की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.50। के ई मैक्स कितना है जूल में, तो उसको जूल अभी लिख देते हैं। दोनों को एक ही कन्वर्जन में लेना पड़ेगा, तभी ऐड कर पाएंगे हम लोग। ये रहा जूल। अब यहाँ मैं एच न्यू अगर लिखूँ, और चाहे तो सबको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लीजिए, मतलब जूल ही में चेंज कर लीजिए। तो जूल में चेंज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए किसी में चेंज कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 4.50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल हो गया, और ये तो जूल में था ही। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 4.50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 6.06 इंटू 10 की पावर -19 और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो कि हो जाएगी 6.63 इंटू 10 की पावर -34। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो करीब करीब आएगा 2.002 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज, और यही आपका आंसर है। इस तरह से बहुत ही आराम से आप इसको कर सकते हैं। पॉज करें और नोट कर लें बेटा। तो मेरे ख्याल से आप पॉज करके इसको नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल स्पीड्स, दोनों की स्पीड सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है H/mv, H/pH/mv। जहां पर दोनों का V सेम है, तो आप जान रहे हैं अगर V सेम हो जाएगा, ये लैम्डा 1 लिख दो, M सेम, इसको V1 कह दो। V1 तो सेम थी शायद, कहाँ गई। ए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है इक्वल स्पीड, V सेम है, मास अलग कर देते हैं। और लैम्डा 2 की बात की तो H/m2v। अब यहाँ लैम्डा, इसको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिख दो, तो ये प्रोटॉन हो गया और ये प्रोटॉन, और ये सब इलेक्ट्रॉन थे शायद, ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, तो इसको डिवाइड मारोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। आप इसको याद ही क्या रखें, 1836 होता है।
इलेक्ट्रॉन वाला, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आंसर आ गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, खत्म हो गई बात। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और वो क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो उसको परफॉर्म करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पर जो बात कही गई है वो है व्हाट आर मैटर वेव्स। ये आप लिख दीजिएगा। जो डिब्रॉय वेव्स होती हैं वो मैटर वेव्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उसमें चार्ज का कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैटर वेव्स कौन सी वेव्स हैं? जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, मैं इसको लिख ही दूं क्या, तो डिब्रॉय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय, आपको बताया था लिखते डिब्रॉगली हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं। वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल, विथ एवरी मूविंग पार्टिकल, एंड these are called मैटर वेव्स। और इनकी वेवलेंथ भी उन्होंने बताई थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, और इसको आप h अपॉन एम भी दूर से लिखें तो तीनों चीज़ आ जाएगी। यहाँ से लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी विच इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, या h अपॉन मोमेंटम के टर्म में 2m q इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वेलोसिटी है, ये आपका स्टॉपिंग, वी लिखा है इसलिए लिख रहा हूं कि आप कंफ्यूज कर सकते हैं, मुझे मालूम है, इसलिए कंफ्यूजन आपको ना हो। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कहाँ उंगली चल गई मेरी, और ये वेलोसिटी है। ये डिब्रॉय वेव्स की पूरी कहानी मैंने आपको समझा मारी। ठीक है साहब, आगे क्या बोल रहे हैं ये? फाइंड द रेशियो ऑफ द डिब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। बड़े आराम से निकलेगा। तो अब यहां पर देखिए क्या है, हम लैम्डा पी लिख देते हैं प्रोटॉन के लिए लैम्डा, तो h अपॉन अंडर रूट 2 MP और चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू वी लिख देते हैं, और लैम्डा अल्फा लिख देते हैं h अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा मास ऑफ अल्फा इंटू क्यू वी। ये 4 कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू रहती है वो प्रोटॉन से दुगनी होती है, मास 4 गुना होता है। आपको मालूम होगा ना कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज दुगना चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो इसके लिए 2, इसका क्यूब में 2 आ गया तो 4 हो गया। अब लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, ये वैल्यू हो गई 4 मास ऑफ अल्फा 2 मास ऑफ प्रोटॉन की पावर हाफ। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 2√2। आप समझ रहे होंगे, यहाँ एक वैल्यू स्टेप बढ़ा देना चाहिए मुझे। मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 ऑफ MP। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4, ये इससे 4 गुना भारी है 4, और अपॉन 2, तो ये आ गया 8 का अंडर रूट, मतलब 2√2। ये आंसर रहा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे सुंदर तरीके से काम को किया जा सके। तो आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल को मैं आपको करा के दिखाता हूँ। ये नोट हो पाया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पॉज करके नोट करे होंगे आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ दिस वन। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करने गए तो एनर्जी के लिखेंगे hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा थोड़ा अजीब सा बना दिया है, तो वैल्यू रख दीजिए। देखिए अब ये जो hc की वैल्यू है, जल्दी कैलकुलेशन के लिए आप नैनोमीटर के टर्म्स में याद कर लीजिए आप, वरना अलग अलग आपकी सब कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये 1238 या 1240, कई लोग 1238 लिखते हैं, कई लोग 1240 लेते हैं। नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी फिगर लेनी हो,
वरना एच और सी की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इट विल टेक योर टाइम। तो 1238 या 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लीजिए। तो मैं एच सी की वैल्यू लिख रहा हूं 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये लैम्डा नैनोमीटर में लिखूंगा तब बैठ जाएगा 331.5 नैनोमीटर। अब देखिए केवल इसका डिवीजन करना पड़ा, आ जाएगा 3 पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप चाहें तो एच और सी की अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू जूल वाली भी रख सकते हैं, लेकिन वो आपके कैलकुलेशन को बढ़ाएगी। तो हमारे पास एक सिस्टम अगर है तो हम कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं, तो इस वैल्यू को याद कर लीजिए, एच सी की वैल्यू 1240 या 1238 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात रही मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या रहा, E अपॉन सी, इसको भी मोमेंटम लिखते हो आप, E अपॉन सी इज द मोमेंटम। अब वैल्यू इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो 3.74 को जूल में ले आते हैं, तो आ गई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये रहा 3 इंटू 10 की पावर 8। कैलकुलेट किया तो 2 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आंसर आ गया। इसका बी पार्ट अभी रह गया है, तो बी पार्ट को भी करे बिना छोड़ेंगे थोड़ी। हाउ फास्ट शुड ए हाइड्रोजन एटम ट्रेवल, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। हाइड्रोजन एटम कितनी तेज चले इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन पार्ट ए, वो फोटोन के बराबर मोमेंटम ले पाए। तो उसमें कौन सी है, v इजिकल टू होता है p अपॉन m, p इजिकल टू mv, तो ये मोमेंटम है 10 की पावर -27, ये वाला मोमेंटम। और कितना मास है इसका, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -27, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.24 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आंसर आ गया, बहुत आराम से, कुछ है थोड़ी। हटता हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और आज का फाइनल सवाल हम लोग करने वाले हैं। नोट कर पाए होंगे, तो ये रहा आज का आखिरी सवाल, बहुत ही आसान। लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन from a given surface of metal can take place when the value of a physical quantity is less than, ध्यान रखिएगा, कम हो, the energy of incident photon, ये वैल्यू कम हो, जो एनर्जी है फोटोन की उससे कम हो, तो इजेक्शन हो पाए। the physical quantity is threshold frequency, work function of surface, तो आंसर यही है, वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस। आपका जो जो एनर्जी की बात कर रहा है, तो जो वर्क फंक्शन है वो इंसिडेंट एनर्जी से कम होगा, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और बाकी तो आपको समझ में आ ही गया है, तो आंसर इज बी। इसको भी आप नोट कर लें, और इसके साथ ही चैप्टर खल्लास, तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देख के आपके न्यूमेरिकल लिख लें, एक्सप्लेनेशन ऐसा हो जो मक्खन लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पसंद आने पे अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही आप। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑल वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके अपनी इच्छा अनुसार रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।